गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। पटवार के एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, अब आपको एक रणनीति बनानी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर निकालें। जहाँ पर भी कंफ्यूज हैं आप क्लास देखते रहे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर निकालने से हम क्या है अपने आप को परख सकते हैं कि हमारी मतलब तैयारी कैसी है। ठीक है, और आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कल हमारा चल रहा था जो मेवाड़ का इतिहास था वो हमारा समाप्त हो गया था। ठीक है, आज हम एक नए इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं। वो इतिहास है जो राजस्थान में अपनी एक नई पहचान रखता है, मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ी लोग, मारवाड़ी भाषा और मारवाड़ क्षेत्र पूरा राजस्थान में नहीं अपना पूरा भारत में भी प्रसिद्ध है। तो आज अपन बात मानते हैं मारवाड़ इतिहास से शुरुआत करें हम। तो मारो आप सबला ने वही कहना है कि आप इन्हें वीडियो ने पूरो पूरो देखना है थाने और પછી મને बताना है कि आ क्लास आपने कैडी लगी और इन क्लास में आपने कई बेनिफिट मिले और भी कोई नया आपका कोई सुझाव है वे मने दे सको। तो इन वीडियो ने सबसे पहले वो लाइक कर दो और लाइक कर ले रहा था तो एक बार इन्हें शेयर कर दो। आप एक एक आदमी 10-10 व्यक्ति को यदि ये शेयर करते हो तो भी मुझे एक बहुत ही अच्छा मतलब मने कहीं एक बार ऊर्जा मिली, ताकत मिली। आप सब मैंने जोश आए अपना आप में कि नहीं मैं आ चीज कर रही हूँ, मैं आने वास्ते तो आप सब वास्ते तो कर रही हूँ। तो आप भी भी फर्ज है, आप इन फर्ज ने पूरा कर भी लिया हो। तो इन वीडियो ने जल्दी में जल्दी शेयर कर दो। व्हाट्सएप इंस्टा जितने भी तारा सोशल मीडिया है, भाई बहन है, फ्रेंड है, दोस्त है, ठीक है, वहाँ सबन को एक क्लास देखो और मारवाड़ इतिहास के बारे में सबों शानदार विधि सबों सरल तरीकों जानने रे वास्ते अपनो सबों अच्छो प्लेटफॉर्म जीआर स्टडी है इन चैनल ने सब्सक्राइब करो। हम टाइम हो घना बाकी बात बाद में करते रहो, क्लास ही करो शुरुआत। तो हम बात कर रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। ठीक है, मारवाड़ इतिहास की बात करने वास्ते अपना राजस्थान, ठीक है, और अपना मारवाड़, और मारवाड़ में है राठौड़ वंश। ठीक है, अब एक हमारे सामने एक इतिहासकार आता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई राठौड़ वंश कहाँ कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, एक इतिहासकार आता है गोपीनाथ शर्मा। इतिहासकार कौन है? गोपीनाथ शर्मा। ये क्या कहते हैं कि दक्षिणी भारत के एक जाति है, कौन सी? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जाति से इस जाति का नाम परिवर्तन होता है रहटकूट। रहटकूट, और इसी का एक परिवर्तित नाम है राठौड़। तो गोपीनाथ शर्मा का कहने का मतलब यह है कि राठौड़ वंश थे वो राष्ट्रकूट जाति से निकले हैं या राष्ट्रकूट जाति के वंशज हैं। ठीक है, तो कौन कहता है? गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ है वो राष्ट्रकूट के वंशज कहलाते हैं। ठीक है ना। अब एक इतिहासकार आता है कर्नल टॉड। कौन आता है? कर्नल टॉड। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक क्षेत्र है कन्नौज, ठीक है ना, और वहां का राजा है जयचंद गैडवाल। जयचंद गैडवाल, ठीक है ना। तो इस जयचंद गैडवाल का पुत्र जिसका नाम है सिंहा, सिंहा, ये आता है यहां पर, ठीक है ना, इस क्षेत्र पर पालित। कब आता है? कहा जाता है जयचंद गैडवाल पर आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी। कब आक्रमण करता है? 1194 ईस्वी।
ठीक है ना, और इसमें जयचंद गेडवाल को मार दिया जाता है। तब इसका पुत्र सिंह 400-500 सैनिकों को लेकर यहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ आता है सिंह, तो कहा जाता है कि जो राठौड़ वंश है ये गेडवालों से निकले हैं, यानी सिंह है जो गेडवाल से संबंधित है, ठीक है ना। ये कौन कहता है? कर्नल टॉड, ठीक है। यहां तक आपको सारा चीज समझ में आ गया गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ठीक है ना। अब एक इतिहासकार आता है हर्नोली। कौन आता है? हर्नोली। बात करेंगे। कौन आता है? हर्नोली। ये कहता है कि ये जो राठौड़ वंश है ये गेडवाल से ना होकर, मतलब ये गेडवाल वंश से नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले इसने कहा था। इस मत का समर्थन कौन करता है? इतिहासकार ओझा। कौन करता है? इतिहासकार ओझा इस मत का समर्थन करता है, ठीक है। समर्थन कैसे करता है वो सारी बातें मैं आपको एक एक चीज नोट करूंगा। हर्नोली ने कहा था कि ये राठौड़ है जो गेडवाल से संबंधित नहीं है, तो ओझा कहता है कि इस कन्नौज के पास एक क्षेत्र है बदायूं। यहां पर एक शासक है चंदी राठौड़, ठीक है ना। गेडवाल से संबंधित ना होकर इस चंदी से संबंधित है कौन? राठौड़ वंश। क्योंकि ओझा ने इस बात का तर्क दिया था कि यदि राठौड़ गेडवालों की वंशज होते तो इतिहास में ऐसी बातें लिखी हुई होती है कि गेडवाल और राठौड़ों के बीच वैवाहिक संबंध है, लेकिन जयचंद गेडवाल के मतलब वंशज होते तो इन दोनों में नहीं होता, सही है ना। जैसे अजमेर में कच्छा वंश है, वहां से शेखावत निकले थे, वहां से उनसे नरुका निकले थे, ठीक है। तो इनके और इनके बीच वैवाहिक संबंध नहीं होते क्योंकि ये इनके ही तो वंशज है भाई। एना वंश और भाई एना पोतो है तो यहाँ पर शादी विवाह थोड़ी हुई यार, नहीं होवे नहीं। तो ये पहला मत है किसका? ओझा का। ओझा कहता है कि इनसे ना हो, इनके पास एक बदायूं है, बदायूं को छोटा सा स्थान है, वहां पर राठौड़ चंदी राठौड़ है, चंदी राठौड़ का बेटा या पोता जो भी है वो यहाँ आता है, ठीक है ना। और पाली क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करता है। और ये पाली है जो ये है पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी। पालीवाल क्या कहलाता? पाली क्या कहलाता है? पालीवाल ब्राह्मणों की नगरी कहलाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब कहा जाता है कि और भी इसमें उदाहरण देते। क्या उदाहरण देते? कि जो जयचंद गेडवाल है ये सूर्यवंशी है। कौन है ये? कौन है? सूर्यवंशी। लेकिन ताम्रपत्र में राठौड़ों को कहीं पर भी सूर्यवंशी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है? इनका उल्लेख मिलता है चंद्रवंशी, ठीक है ना। तो जो राठौड़ है वो चंद्रवंशी है। किसने कहा था? ओझा ने कहा था। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब बात करेंगे आगे। इसमें एक दो और भी बताते हैं कि जब राव सिंह की मृत्यु होती है तब इसकी जो स्मारक है वहां पर यदि ये गेडवाल होता तो सिंह गेडवाल लिखा होता, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्मारक पर सिंह राठौड़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिंह राठौड़ लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करते रहो, ठीक है, फटाफट।
ये चंद्रवंशी बात किसने कही थी? ओझा ने। लेकिन कर्नल टॉड ने राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया गया, एग्जाम में पूछ भी लिया गया और सूर्यवंशी को ही सही माना गया है। ठीक है ना? तो हमें भी इन राठौड़ों को क्या मानना है? सूर्यवंशी। ठीक है, हो गया आपका यहां तक? मिटा दो आगे। बात कर रहे हैं मारवाड़ के इतिहास की। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंह से शुरू करते हैं। ठीक है ना? राव सिंह, इसको कहते हैं राठौड़ वंश का संस्थापक। ठीक है ना? राठौड़ वंश का संस्थापक है, तो इसको कहते हैं हम आदि पुरुष। भाई आदि पुरुष उसको कहते हैं जो सबसे पहला पुरुष। ठीक है ना? तो राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? सिंह। ठीक है, और आदि पुरुष किसको कहा गया? जो प्रथम व्यक्ति होता है उसको हम आदि पुरुष कहते हैं। ठीक है ना? तो ये था सिंह के बारे में। सिंह के बारे में ज्यादा उल्लेख है नहीं। ठीक है ना? क्योंकि इसका कोई ना तो ठिकाना था, ना ही कोई दुर्ग था इनके पास, ना ही कोई रियासत थी। ठीक है ना? तो इसका सबसे पहले इन्होंने पाली के क्षेत्र में बालोतर साइड वहां पर इन्होंने अपना आधिपत्य शुरू किया था। अब इसका बेटा आता है, बेटे का नाम है आसनाथ। कौन आता है? आसनाथ। इस आसनाथ के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि आसनाथ की मृत्यु 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण में होती है। यानी इतिहास में यह कहा गया है कि जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उस समय आसनाथ की क्या हो जाती है? मृत्यु। ठीक है ना? लेकिन हम एक चीज याद रखें, मैं सोचे मारवाड़ पर खिलजी जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन अब इतिहासकार बता रहे हैं तो हमें उस बात को स्वीकार करना होगा। अब नेक्स्ट इसका पुत्र आता है दूर। कौन है? दूर। ये कर्नाटक से मूर्ति लेकर आता है चक्रेश्वरी माता। कौन सी मूर्ति लेकर आता है? चक्रेश्वरी। ठीक है, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आता है और बाड़मेर के नगाना गांव में स्थापित करता है। ठीक है ना? और नगाना गांव में स्थापित करने से नगाना गांव में स्थापित कर दी। इसी आधार पर नागणेची माता के नाम से प्रसिद्ध है। और ये है जो राठौड़ों की क्या है? राठौड़ों की कुल देवी। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। ठीक है ना? इस दूर के बारे में भी इतना कुछ खास उल्लेख किया नहीं गया। अब आता है हमारा राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। कौन है? वो है राव चूड़ा। ठीक है ना? यहां तक हो गया। स्क्रीनशॉट खींच लो, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक फटाफट ऐसे लाइक कर दो और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। मैं आपके लिए इतना संघर्ष कर रहा हूं, ठीक है ना?
और आप वो जो लाइक करने में भी हिचकिचा रहे हैं, क्यों? ठीक है, फटाफट इसको लाइक कर दो यार। आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम शुरू करने वाले हैं। तो अब आता है हमारा नया संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक है वो है चूड़ा। ठीक है, कौन है? चूड़ा। ठीक है, ये चूड़ा। उस समय मारवाड़ जोधपुर था नहीं, उसमें क्या था? मंडोर। और मंडोर किस नदी के किनारे? नगाद्री। नगाद्री नदी के किनारे, नदी के किनारे। आपको गाइड में कहीं नहीं बताया जाएगा कि मंडोर किस नदी के किनारे। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मतलब प्राचीन स्थान है, प्राचीन इतिहास, मतलब कह सकते हैं इस स्थान से कह सकते हैं कि ये मंडोर था। इस पर रहती थी कौन? मंदोदरी। याद है आपको मंदोदरी कौन? अरे वही रावण की पत्नी। अरे हम भाग्यशाली है मारवाड़ के लोगों की, हमारे किस्मत अच्छे है कि हम अपने जब कहीं फूफोजी आवे रावण। ठीक है नहीं, तो अपने मारवाड़ जमाई सा जमाई जमाई होया करे दोस्तों। ठीक है ना, जमाई भी दो प्रकार होया करे। एक तो होया करे जमाई राजा और एक होया करे जमाई बेटा। और दोनों में रात में फर्क है। रात में फर्क ये करे कि जो जमाई बेटा होया करे नहीं, वो तो मतलब बेटा जड़ मतलब कोई भी शादी विवाह काम काज पड़े चुपचाप आ जाए और आपको काम का मतलब काम यो जो करियो। ठीक है, और एक होया करे जमाई राजा, जो को बेगा के गुटकाड़ा होया करे। मान जे में तो आने जाना तो कोई राम जी नाम ही है को नहीं। ठीक है नहीं, और पांच बजी मांग गुटका टेक मुरा बचे बच के माने तो साढ़े रात रोटी खानी है। अब हाड़े था रोटी खाड़े खाली सेवा करे, बाकी वाला काम करे। ठीक है, तो वे जमाई राजा होया करे પછી ખાણો ખાવાને બેઠે મારા ભળનકરા ને મારા હાથ બીતી ચાર વે ભળવરાવે वे પોકટિયા। ठीक है नहीं, जब हम ये देख बोकरे नैन मटका करा बोकरे कहवे कि मारे तो खाना तो सलाद चाहिए, मिर्ची चाहिए, नी चटनी चाहिए। ठीक है, तो थे थारे हिसाब समझ जो कि रावण जमाई राजा हो जमाई बेटो हो। ठीक है नहीं, तो मंडोर कोणी मंदोदरी। आपा कितना भाग्यशाली है, मतलब लोग कहते ना अंतरराष्ट्रीय विवाह। अरे तो अपन जोधपुर इतना भाग्यशाली होगा, अपनी बेटी अपना बुआ जी अंतरराष्ट्रीय विवाह करन उन्हें आजकल तो कहीं है रेल में बैठा नहीं फोड़ा पड़े, और उन्हें पुष्प विमान में बैठ गया वे। श्रीलंका कोई 5-7 किलोमीटर तो है कोई, टाइम लगे आने जाने में। तो रावण उठो आयो देखो जरा। ठीक है, और मंदो अपना भाई साहब ले लिया। तो जब कहा जाता है कि पूरे भारत में दशहरा प्रसिद्ध है, दशहरा, और पूरे भारत में एकमात्र रावण मंदिर है ना, वो कहां पर है? वो जोधपुर में है। ठीक है, तो पूरा भारत में दशहरा दिन मतलब अपन धूमधाम होते हैं मनाएगा, लेकिन जोधपुर में इना जो वंशज है वे इन दिन शोक रहा क्या करें। ठीक है, खाना नहीं बनाया करें। ठीक है, तो कभी जोधपुर मारवाड़ साइड आपका आना हुआ तो आना दशहरे के दिन। ठीक है, तब आपको इतिहास के बारे में ज्यादा रूबरू होंगे। तो हम बात करें मंडोर। मंडोर किस नदी के किनारे? नगाद्री नदी के किनारे। यहाँ का जो शासक है वो है इंद्रजीत। कौन है? इंद्रजीत। कहा जाता है कि इसके ऊपर तुर्कों ने आक्रमण किया था। तुर्कों ने आक्रमण किया था इसके ऊपर और यह मंडोर जीत लिया था। ठीक है ना, तब चूड़ा ने इंद्रजीत को बोला था कि भाई हम एक छोटा सा प्रयास करें। कहा जाता है कि तुर्कों ने अपने घोड़ों को घास खाने को बोला था, आप मतलब घास लेके आओ। ठीक है, तब कहा जाता है कि चूड़ा और उनके सैनिक और इंद्रजीत सहित उस घास में छिपकर दुर्ग के अंतर्गत गए थे और वहां पर युद्ध हुआ था और तुर्कों को वहां से भगा दिया था। इस बात से खुश होकर इंद्रजीत ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवा दिया?
चूड़ा के साथ, ठीक है, विवाह करा दिया। और ये जो मंडोर है इसको दहेज में दे दिया, ठीक है। दहेज प्रथा तो प्राचीन काल से चली आ रही है। मैं तो नाम है साहब दहेज प्रथा बंद करो, अब नहीं बंद करो, अपना बडेरे भी लेता, ठीक है। तो दहेज में क्या मिला था? मंडोर, ठीक है। तो ये जो मंडोर है राठौड़ों की प्रथम राजधानी है, राठौड़ों की प्रथम राजधानी, राजस्थान है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी कौन थी, तो वो थी मंडोर, ठीक है। अब इस चूड़ा का पुत्र आता है, चूड़ा यहां तक बात होगी। अब इनके जो दो बेटे आते हैं, एक का नाम है कान्हा और एक का नाम है रायमल, ठीक है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अब रायमल के बारे में हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा था, वही बारमली वाला मैटर था, ठीक है ना। क्योंकि रायमल चला जाता है, मोगल का संरक्षक बन के, ठीक है। और बाकी जो हिस्ट्री है मैं आपको अभी बता देता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से मजे के साथ हंसते हंसते पढ़ो, ठीक है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, टेंशन लेवे टेम्पुड़ा रिक्शा वाला मजा करे मारवाड़ वाला, तो मजे वापस पढ़ाई करनी है, ठीक है। टेंशन कोई चीज करनी नहीं है, इनमें सिलेक्शन है तो तकलीफ भर्ती में हुई, ठीक है। नहीं क्योंकि थे हमारा तो जुड़िया हो, ठीक है। सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये है चूड़ा, इसके दो पुत्र हैं, एक है रायमल और एक है कान्हा, ठीक है। रायमल चला जाता मेवाड़, और उसी समय कर्णी माता इनके समकालीन थी। तो एक बार क्या होता, कान्हा ने अपने मतलब मजाक में कर्णी माता ने पूछ लियो कि आप मतलब इतना ज्ञानी हो, ठीक है, और आपको सारी बातें पता है, तो बताओ एक मेरा क्वेश्चन है कि मेरी मृत्यु कब होगी। तब कर्णी माता ने कहा कि ये कैसा प्रश्न है। उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए। तो कहा कि 1 साल में हो जाएगी। तो इसने कहा था मैं राजा हूं, ठीक है ना, क्योंकि चूड़ा ने इस कान्हा को राजा बना दिया था कि मैं राजा हूं, युद्ध लड़ूंगा, ठीक है ना। और 1 साल में पता नहीं कितने युद्ध होंगे कितने नहीं होंगे, तो हार जीत तो निश्चित, मृत्यु आप इससे थोड़ा और मतलब क्या, तो 1 महीना में 1.5 महीना में कहना ही नहीं, क्या पता कल भी युद्ध हो जाए। आप मुझे एज इट राइट जो समय वो बताइए। तब कहा जाता है कर्णी माता ने कहा था कि ये लकीर खींची उसने और कहा इस लकीर को पार करके दिखा दे, पार करते तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा इतिहास में बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा उल्लेख हमारे मतलब एग्जाम में नहीं आता है, ये आपको एक जानकारी के लिए बता। कहा जाता है कान्हा ने वो जैसे लकीर पार की थी और कर्णी माता ने इसकी मतलब हत्या कर दी थी, ठीक है ना। और क्या जाता है इसका शव एक जंगल में मिला था, तो इस आधार पर कह सकते हैं कर्णी माता का जो शेर है वो इसको मार देता है। फिर कर्णी माता ने रायमल को अपने हाथों से शासक बना दिए, ठीक है ना। रायमल अपने हाथों से इसको शासक बना दिए, और अब इसका पुत्र है जोधा, ठीक है। कौन? रायमल का पुत्र है, ठीक है। तो यहां तक आपको सारा मैटर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जोधा का एक पुत्र है बीका, इसको भेज दिया जाता है बीकानेर, बड़ा पुत्र है। वैसे उत्तराधिकारी तो यही होता है, ठीक है ना। लेकिन जोधा कहता है कि भाई तुम मोटो है एंड तुम राज ने गिरियल वोटे भी राज कर ले। तो बीका जाता है बीकानेर और बीकानेर की स्थापना करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, इसका पुत्र है एक सातल देव, दूसरा, ठीक है। सातल देव के समय एक घटना होती है, क्या घटना होती है वो भी बता दो, इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध घटना है वो, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक कर दो यार,
शेयर करने में कंजूसी मत करो, ठीक है। और फिर यदि आप कंजूसी करनी शुरू कर दी, मैंने शुरू कर दी ना, उस दिन पता नहीं आपका क्या होगा। मैं दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप हो जो मकई का मारवाड़ी कहवा नहीं डेटा एड़ा हो, ठीक है। तो अपने और रूप धारण नहीं करना अपने। अब देखो जोधा है, बात करें जोधा की। अब पहले इसका जो ठिकाना था वो मंडोर तक था, फिर इसने कहा था कि यार अब हमारा कुछ होना चाहिए, नया होना चाहिए, तो इसने एक दुर्ग का निर्माण करा था। ये एक पहाड़ी है, ठीक है, और इस पहाड़ी पर तपस्या कौन करते हैं? चिड़ियानाथ जी, बड़े तपस्वी थे चिड़ियानाथ जी, और इस पहाड़ी को कहते हैं चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी याद रखना, चिड़िया टूक पहाड़ी मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस पर बनता है कौन? मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जैसे मतलब जोधा सोचता है कि यार क्यों ना एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर हम दुर्ग का निर्माण कराएं जिससे हम आराम से रह सकते हैं और जहां पर सारी सुविधा भी उपलब्ध हो। तो इसको ये चिड़िया टूक पहाड़ी सबसे अच्छी लगी। वहां पर गया तो चिड़ियानाथ जी तपस्या कर रहे थे, तो इन्होंने बताया, चिड़ियानाथ जी से कहा था कि आप अपने तपस्या किसी दूसरे स्थान पर लो। तब चिड़ियानाथ जी ने साफ मना कर दिया कि मैं दूसरे स्थान पर जाने वाला नहीं हूं। ऐसे करने के बीच में विवाद हो जाता है और इस बात से क्रोधित होकर चिड़ियानाथ जी जलते हुए अंगारे अपनी झोली में डालकर वहां से निकल जाते हैं और श्राप दे देते हैं कि इस दुर्ग के जैसे ही तो नींव रखेगा ना, तो नींव रखते ही इसके चारों तरफ का जो पानी है वो सारा सूख जाएगा। अब जोधा के सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई थी कि यार हम मतलब सारी चीजों की व्यवस्था करने के लिए दुर्ग का निर्माण करें और दुर्ग की नींव रखते ही पानी सूख जाएगा, तो फिर किस मतलब का दुर्ग है? तो फिर पूछा किसी से, तब इन्होंने कहा था कि आप इस दुर्ग की नींव है जो रिद्धिबाई से, रिद्धिबाई के हाथों से करवा दो। मतलब नींव का जो शुरुआत है वो रिद्धिबाई के हाथों से, और ये रिद्धिबाई है इतिहास में करणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई है, करणी माता के नाम से, ठीक है ना। और फिर कहा जाता है कि जिस दुर्ग में किसी व्यक्ति को जिंदा चुना या गाड़ दिया जाता है वो भी स्वेच्छा से, मतलब उस व्यक्ति की सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लाग पटक दो, मैं नींव में खाडो भर बूढ़ मत बना दो, नहीं, आपको मतलब तैयार होना चाहिए कोई व्यक्ति स्वेच्छा से। तो कहा जाता है कि राजाराम नाम का एक व्यक्ति है, राजाराम, वो अपनी स्वेच्छा से तैयार होता है, तब उसके जो परिवार वालों को राज्य द्वारा जमीन दी जाती है और एकमात्र ऐसा परिवार है जिसको मेहरानगढ़ दुर्ग में आने जाने का अनुमति मिलती है, ठीक है। तो राजाराम को जिंदा चुना गया किसमें? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग का है चिड़ियानाथ जी पहाड़ी पर है, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसने बनाता है नागनेची माता का मंदिर, नागनेची माता का मंदिर, और एक मंदिर और बनाता है जिसको चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता आपने सुना ही होगा, 2008 में भगदड़ हुई थी, ठीक है ना, भगदड़ से काफी लोगों की मौत हुई। उस समिति की जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा समिति का आयोजन करवाया गया था, ठीक है। और भी इस दुर्ग के बारे में बहुत सारी विशेषताएं जब हम किले और दुर्ग पढ़ेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। टाइम भैया 11 बजे। तो ये थे चौथा की खास बातें। अब बीका था वो बड़ा तो वो बीकानेर चला गया। अब आता है सातल देव, ठीक है ना। इसके समय एक घटना होती है कि मारवाड़ के क्षेत्र पिपाड़, ठीक है ना, और वहां पर कुंवारी कन्याओं को उठाकर लेके चला जाता है। कौन? एक सेनापति है गुड़ला, 140 कन्या, याद रख लेना है, एग्जाम में नहीं आता लेकिन आपका जो भ्रम है उसको मैं बाहर निकाल देता हूं। 140 कन्याओं को उठा मतलब अपहरण कर लेता है गुड़ला, ठीक है ना। 140 कन्याओं का
अपहरण, ठीक है ना, अपहरण करते हैं। और वहां जब बात इस बात का पता चलता है सातलदेव, तो वो सातलदेव इस गुड़ले को क्या मार दिया जाता है, ठीक है ना। और वहां से गिफ्ट के रूप में इस सातलदेव की एक पुत्री है, उसको लेके आते हैं गिंदोली, उसको लेकर आ जाते हैं। तो इसने अपने पिता की याद में एक नृत्य शुरू करवाती है, पिता की याद में एक नृत्य शुरू करवाती है, जो है गुड़ला नृत्य। ये कब किया जाता है, चैत्र मास में, ठीक है ना। होली के जस्ट बाद, होली दोस्त मतलब मनावे किट दीदी बताओ, फटाफट बताओ तो होली कब मनाई जाती है, होली कब मना, मार्च अप्रैल, ये अंग्रेजी महीने नहीं बताने हैं। हिंदुओं में एकमात्र अंग्रेजी महीना मकर संक्रांति वो 14 जनवरी को आते हैं, बाकी सब जो हमारे चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो ये ऐसा उन तिथियों के अनुसार होता है। अंग्रेजी मास 1 की तारीख होती है, सिर्फ वो 1 ही तैयार आता है मकर संक्रांति वाला, जो 14 जनवरी को आता है, ठीक है। तो गुड़ला चैत्र मास में मनाया जाता है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब एक दूल्हे का और एक दुल्हन का ऐसा मतलब वेश धारण करके घर घर जाते हैं और गीत गान, मतलब ऐसा कुछ कोई गीत है, तेल बड़े ऐसा कोई तेल मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, ठीक है ना। और कहा जाता है कि अपने मतलब पुत्रों के जो लंबी उम्र की कामना के लिए ऐसा कुछ किया जाता है। तो ये है गुड़ला नृत्य के बारे में, ठीक है। अब सातलदेव के बारे में ये मेन इंपोर्टेंट बात ये थी। अब सातलदेव के बाद आता है सुजा, सुजा के बाद आता है गंगा, सुजा, और सुजा के बाद आता है गंगा। तो सुजा के बारे में इतना कुछ उल्लेख है नहीं, एग्जाम की दृष्टि से भी कुछ खास है नहीं। गंगा, गंगा के बारे में कहा गया है कि ये मतलब अफीम का बहुत ज्यादा शौकीन था, ठीक है, और बहुत सीधा साधा आदमी था। और इसका जो पुत्र है वो है मालदेव, ठीक है ना। और कहा जाता है कि एक बार ये अफीम के नशे में ज्यादा था, तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मालदेव उसको धक्का दे देते हैं, तो वो ऊपर से गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ कहते हैं कि अफीम के नशे में इतना नशा हो जाता है कि वो खुद नीचे झरोखे से गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो गंगा के बारे में ही ज्यादा प्रचलित है। अब हम बात करेंगे आगे मालदेव की, ठीक है ना। मालदेव कौन था, क्या था, ये सारी बातें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो गंगा था ये खानवा के युद्ध के समकालीन था। सांगा की सहायता के लिए, सांगा की सहायता के लिए मालदेव को भेजा था, ठीक है ना। सांगा की सहायता, आपको एग्जाम पूछ लिया जाएगा कि खानवा के युद्ध में राठौड़ वंश का शासक कौन था, तो वो था गंगा। खानवा के युद्ध में मारवाड़ की तरफ से किसने युद्ध में नेतृत्व किया था, वो है मालदेव। दोनों में डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मालदेव जाता है युद्ध मतलब सेना लेकर, और भेजता कौन है, वहां उस समय शासक कौन है, ये है कुंवर मालदेव, और उसमें राजा वो है गंगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आपके सामने इतना अच्छा कंटेंट, और शायद इसके बारे में इसके बाद शायद ही कुछ बचा होगा, ठीक है ना। और एग्जाम की दृष्टि से वही बातें बताता हूँ जो इंपोर्टेंट, जो पूछी गई बातें उसी का ही मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दिया करो यार, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं मालदेव के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, अब बात करते हैं मालदेव की। मालदेव कौन था, ठीक है। कहा जाता है कि इसको कहते हैं पितृहंता, पितृहंता,
किसकी हत्या करता है? गंगा की। गंगा कौन है? इसके पिता है। और ये बहुत ही शक्तिशाली है, 52 युद्ध विजेता है। और 100 युद्ध विजेता कौन है? समुद्र गुप्त। 16 युद्ध विजेता कौन है? हमीर देव। और 17 युद्ध वो हारते। तो 52 युद्ध विजेता है कौन है? मालदेव। ठीक है ना। इतिहास में इसको हिंदू बादशाह कहा गया है। और फारसी इतिहासकारों द्वारा इसको हसमत वाला शासक कहा गया है। सीधा पूछ लिया जाएगा, ये एक प्रकार की उपाधि है इनकी। हसमत वाला शासक कौन है? तो वो है मालदेव। हिंदू भाषा किसे कहा जाता है? मालदेव को। ठीक है ना। 52 युद्ध विजेता कौन है? और ये हिंदू भाषा किसने कहा था? चारणों ने कहा था। ठीक है, एक बार छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसने बादराचून, इसने किस किस को हराया था? बादराचून के वीरा को हराया था, वीरा को, मेड़ता के बीरमदेव को, बीकानेर के जैत सिंह को, जैत सिंह और इनके मध्य युद्ध होता है 1542 में। कौन सा युद्ध होता है? पौबा साहिबा का युद्ध। पौबा साहिबा का युद्ध। ठीक है, कब होता है? 1542। तब जैत सिंह अपने बेटे को भेजते हैं कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह जाता है किसके पास? शेरशाह। ठीक है, और ये जो बीरमदेव है ये भी जाता है शेरशाह के पास। ठीक है ना। और ये किसको हराता है? दौलत खां को भी हराता है नागौर से। नागौर के दौलत खां को भी हराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध किए थे। 52 युद्ध विजेता है। ठीक है, ये जो मेन इंपोर्टेंट थे, इनकी उपाधि के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि शेरशाह का दिल्ली पर, मतलब दिल्ली सल्तनत पर कैसे अधिकार हुआ था, उसके बारे में। शेरशाह की बात आ गई है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। डिटेल में हम कब पढ़ेंगे? जब हम भारत के इतिहास की बात करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बात थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि शेरशाह कैसे मतलब दिल्ली पर अपना अधिकार किया था। ठीक है, कहा जाता है कि शेरशाह अकबर के समय, मतलब बाबर के समय भी था। ये है हुमायूं और ये है शेरशाह। ठीक है, इनका और इनके बीच 2 युद्ध होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1539, एक 1540। ये होता है चौसा का युद्ध, और ये होता है बिलग्राम का युद्ध। दोनों युद्ध में हुमायूं की हार होती है। कहा जाता है कि एक बार बाबर ने हुमायूं से कहा था कि शेरशाह के जो सर पर, ललाट पर है ना, दिल्ली सल्तनत के शासक मतलब बादशाह की लिखी हुई है, मैंने देखी है। ठीक है, तो इससे तो बच के रहना। अब क्या जाता है कि यदि हमारे घर वाले बोल दे, हमारे जो साथी फ्रेंड्स है कि छोरा अणु बचन रहना है
और घर वाले भी उसी व्यक्ति का नाम लेते हैं जो हमारा सबसे अति प्रेमी अति प्रिय होता है, जिसका हम साथ नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। घर वाले क्यों कहते हैं कि उनका अनुभव होता है। जब हमारे जो साथी दोस्तों से मिलते हैं ना घर वाले, तो पता लगा लेते हैं कि इस बंदे की सोच क्या है, क्या सोचता है, क्या करता है, इसका नेचर क्या है। ठीक है ना, पता चल लग जाता है। तब हमें कहता है ना कि बाकी तो है ठीक ही है, छोरा एणो बचन दे, एणो अपना हम संगली नहीं करनी। लेकिन हम होते हैं क्या है कि हम वही तो हमारा सबसे अति प्रिय, अति मतलब हमारा प्रेमी, सहयोगी, सब कुछ वही होता है, विश्वासी। लेकिन एक दिन घर वाले की बातें सच हो जाती हैं और फिर पछताते हैं। अब बात सिर्फ लड़का मत ही नहीं है, लड़कियां मत है, लड़कियां भी बहुत सारी हो गए क्या भाई नहीं छोरी हैंग सही लेता ठीक है, लेकिन एनो थोड़ी बचन रह जाए, एना का लक्षण ठीक नहीं लगे। तो हमारे बचन रहनो जट घरवाला गया उठे पग धरनो बाबर सही गई थी पहली सावचे रह जाए तो मयू तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिन का ही हो कि चौसर युद्ध में हुमायूं ने फोड़ियो कौन शेरशाह। ठीक है, शेरशाह फोड़ियो। उस समय मालदेव ने इसको आमंत्रित किया था, लेकिन मालदेव की बात सुनी नहीं। इनका कि हाल तुम्हारा बाइला तो बाइला होगा, बाइला बिलग्राम युद्ध में ठोकाई दियो। ठीक है, और देखो हुमायूं घोड़ो नहीं वो गंगा नदी में जतरियो, हम पैसा डुचका खवाए तेर नहीं आवे बोली। उस समय एक भिस्ती आता है नाव चलाने वाला, निजाम भिस्ती। ठीक है ना, याद रखना नाम, इतिहास में प्रसिद्ध है। निजाम भिस्ती आता है और इसको बचाकर पार करवा लेता है, नदी पार करता है। तब ये कहता है कि मैं बादशाह बनाना तो एक दिन के लिए तुझे भारत का बादशाह जरूर बनूंगा। तब इस निजाम भिस्ती ने कहा कि अभी तो खुद तो तेरे लाले पड़े, मुझे क्या बादशाह बनाएगा। लेकिन इतिहास में जो बातें सच हुई थी, इसको बनाया था एक दिन के लिए, और इसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे, चमड़े के सिक्के। ठीक है ना, इतिहास में पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली में ऐसा कौन शासक था जिसने चमड़े के सिक्के चले, तो वो था निजाम भिस्ती, एक दिन के लिए बादशाह बना था। तो आज की क्लास में मैं यही रोकता हूं, कल हम बात करेंगे मालदेव और शेरशाह के बीच गिरी सुमेल का युद्ध, उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। यहां तक की क्लास आपको कैसे लगी, इसको फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो और मुझे कमेंट में बता दो। ठीक है, कि इससे बहुत अच्छी क्लास है, और इसको शेयर करने में ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।